10 अगस्त को रुड़की का एक लड़का अपने घर से करीबन 8 बजे के वक्त रात में एक मोटरसाइकिल लेकर निकलता है। उसकी मम्मी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? वह लड़का बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उसके पिता वहीं पे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं और वह लड़का जाता है। उसकी जो थी वह गर्लफ्रेंड वेट कर रही थी। गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड को मौसी के यहाँ जाना था। उसको छोड़ने के लिए लड़का जा ही रहा था, तब तक बीच रास्ते में उसके साथ ऐसा हादसा होता है कि वह फिर घर लौटकर नहीं आता और उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। आसपास में खोजते हैं, नहीं पता चलता है तो फिर पुलिस में खबर करते हैं। जब पुलिस अपने तरीके से खोजबीन करती है तो पता चलता है कि नहर में उसका लाश तैर रहा है। उसके बाद पुलिस फिर पता करती है कि इसको कत्ल किसने किया है। पुलिस को पता चलता है कि उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड जो कि 17 वर्ष के है, वो और उसके कुछ और दोस्त मिलकर कत्ल करते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के पवित्र जगह हरिद्वार में एक जगह लगता है रुड़की। वहाँ एक गंगनहर थाना में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक लड़का होता है। लड़का का नाम दीपक रावत होता है। दीपक रावत 10 अगस्त को रात करीबन 8 बजे अपना घर से मोटरसाइकिल निकाल रहा था। तभी उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? वह लड़का जो दीपक रावत था वह बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उसके पापा वहीं होते हैं लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि वह लड़का कभी कभी अपने काम से कहीं कहीं जाया करता है, इसलिए उसके पापा कुछ नहीं बोल पाते हैं। वह लड़का 8 बजे तो जाता है लेकिन 10 बजे तक नहीं लौटता। उसके पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने बेटे को दीपक रावत को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। आसपास में जाके पता करते हैं, उसके दोस्त यार से पता करते हैं तो दीपक रावत का कुछ भी पता नहीं चलता है। अगला सुबह आता है। सुबह 11 अगस्त को भी इंतज़ार कर रहे थे उसके पापा कि बेटा शायद लौट आएगा, लेकिन 11 अगस्त को भी नहीं लौटते हैं। रात में भी नहीं लौटता है। 12 तारीख आ जाता है। 12 तारीख को भी इधर उधर उसके पिता बहुत प्रयास कर रहे थे ढूंढने का, लेकिन कहीं पता नहीं चल पा रहा था। फिर आ जाता है 13 तारीख। 13 तारीख को वह सब्र का बांध टूट गया था और उसके पिता को लोग बोलते हैं कि आप जाके पुलिस में एफआईआर करवाइए कि मेरा बेटा गया हुआ है लेकिन वापस नहीं आया। उसका जो पिता था वह वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और अपने बेटा का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस बोलती है कि कहीं गया होगा, आ जाएगा कुछ देर में, लेकिन उसका पिता बोलता है कि नहीं साहब, 2 दिन बीत गया है, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद पुलिस उसके पिता के साथ उसके गांव आती है, आसपास के लोग से पूछती है, लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि हम जाते वक्त देखे थे रात को, लेकिन फिर वापस नहीं आया है। गांव वालों से कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाता है। उसके बाद पुलिस उसके दोस्त से पूछने का फैसला करती है। तो उसके दोस्त से, जब दीपक रावत के दोस्त से पुलिस पूछती है कि दीपक रावत के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, दीपक रावत का कोई दोस्त, कोई ऐसा गर्लफ्रेंड, तो एक वो जो दोस्त था वो बोलता है कि एक लड़की है जिससे दीपक रावत प्यार किया करता था। 2 साल पहले इन दोनों को प्यार होता है और दोनों अलग अलग जगह में मिला करते हैं और वह लड़की भी वही गाँव की थी। पुलिस उस लड़की के घर का तलाश करते करते उसका घर पहुंच जाती है। वह लड़की के घर जाने के बाद जब उस घर में आवाज़ देती है तो वही लड़की सामने आती है और जब पुलिस पूछती है कि आपका नाम ये है तो वह लड़की बताती है हाँ मेरा नाम ये है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि आप दीपक रावत को जानते हैं, तो वह लड़की बोलती है कि मैं जानता हूँ। फिर पुलिस पूछती है कि दीपक रावत अभी कुछ दिन से गायब है। तो वह लड़की घबरा जाती है और बोलती है कि हमें पता नहीं है वो कहाँ गया हुआ है। लेकिन उसका डर और उसका अंदर के खौफ से पुलिस कुछ कुछ समझ रही थी कि इसका कुछ ज़रूर हाथ है इसमें। उसके बाद पुलिस बोलती है कि हमें आपके बारे में सब पता है, आप जो किए वो बोल दो, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से पूछूंगा। वह लड़की घबरा जाती है, डर जाती है और वो कोई पेशेवर गुंडा नहीं थी जो कि अपने जुर्म को लंबे वक्त तक छुपा पाती। वह लड़की एक तोते के जैसा बोलना स्टार्ट करती है कि हाँ, दीपक रावत का कत्ल मैं किया हूँ। उसके बाद पुलिस उस लड़की को उठाती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ बारीकी जब पूछती है उस लड़की से तो वह लड़की बोलती है हाँ, दीपक रावत और हम दोनों 2 साल पहले स्कूल में मिले थे और वहीं से दोस्ती होता है और वहीं से प्यार करने लगते हैं और कई बार कहीं कहीं घूमने जाते थे और हम लोग दोनों के बीच संबंध भी बना करता था, इसलिए कि दीपक रावत को हम कभी रोक टोक नहीं कर पाते थे। इसलिए दीपक रावत और हम दोनों शादी का प्लानिंग भी करके रखे थे कि जब हम लोग बालिग हो जाएंगे तो शादी करेंगे। और यह बात चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़की को लगता है कि दीपक रावत मेरे साथ चीट कर रहा है, मेरा जिस्म के साथ खेल रहा है और हमसे शादी नहीं करेगा दीपक रावत। एक दिन लड़की जोर में बोलती है कि दीपक रावत तुमसे हमसे तुम्हें शादी करना ही होगा। दीपक रावत बोलता है कि अभी हम लोग नाबालिग है, शादी का मान मिलेगा नहीं, परिवार वालों मानेंगे नहीं, तो हम लोग का शादी अभी करना बेकार है। दीपक रावत उस टाइम तो लड़की को किसी तरह से समझा बुझा देता है, लेकिन लड़की का एक और दोस्त हो बन जाता है
और लड़की जब यह बात अपने दोस्त से शेयर करती है कि मैं दीपक रावत से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और उसको शादी करने के लिए बोलता हूँ, तो दीपक रावत हर बार टाल देता है। जो उसका दोस्त नया बना था वह समझ जाता है कि ये लड़की अभी आग में जल रही है, अभी इसको मैं अपने तरफ खींच सकता हूँ, और वह लड़का वैसा ही करता है। उस लड़की को दीपक रावत के खिलाफ भड़काना चालू कर देता है। वो बोलता है कि दीपक रावत तुम्हारे साथ शादी करेगा ही नहीं, तेरा जिस्म के साथ खेल रहा है बस। लड़की भी उसी के बात में आ जाती है और लड़की आवेश में आ जाती है, और दीपक रावत जब जब लड़की को फ़ोन करता तब तब वह लड़की बहाना कर देती। दीपक रावत उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता, इसलिए कि वह लड़की और दीपक रावत कई बार मिलते, संबंध बनाते, घूमते फिरते, खाते पीते। लेकिन जब से उस लड़की का एक और दोस्त बना था तब से दीपक से मिलने ही नहीं आती थी। फ़ोन तो उठाती थी लेकिन बहाना कर दिया करती थी। लेकिन दीपक रावत तो प्रेमी था, इसलिए प्रेमी का हक बनता है, प्रेमी कुछ भी बोल पा देता है वक्त वक्त पे। तो दीपक रावत बोलता है कि मैं तुम्हें हमसे मिलना होगा, कोई भी हाल में आज के आज मिलना होगा। लड़की बोलती है नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। लड़की तंग आ जाती है दीपक रावत के इस बातों से कि मिलने वाला बात पे लड़की तंग आ जाती है। लड़की अपने जो दोस्त बनाई थी नया वाला, उसका नाम राजा शर्मा होता है। फिर से लड़की राजा शर्मा से शिकायत करती है कि दीपक रावत हमें ज़बरदस्ती मिलने के लिए बुला रहा है। वह जो राजा था वह और भड़काता है और बोलता है कि दीपक रावत बस तुम्हें इस्तेमाल करेगा, तुम देख लेना, दीपक रावत तेरे साथ शादी नहीं करेगा। लड़की आवेश में आ जाती है और बोलती है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, इसलिए इससे हमें पीछा छुड़ाना है। और जो लड़की थी उसको राजा शर्मा पसंद आने लगा था। तो दीपक रावत लड़की सोच रही थी कि दीपक रावत से हमें पीछा भी छुड़ाना है। तो लड़की और दीपक रावत नहीं, राजा शर्मा दोनों बात करते हैं कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अगर वो ऐसे ही रहेगा तो हमसे बात करेगा, हमें आगे कहीं छेड़ेगा, कहीं रोकेगा, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। फिर दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि दीपक रावत को क्यों ना मार दिया जाए। उसके बाद एक दिन रखते हैं ये सब, और वो था 10 अगस्त। 10 अगस्त को करीबन 8 बजे से थोड़ा वक्त पहले लड़की दीपक रावत को फ़ोन करती है और बोलती है कि हमें मौसी के यहाँ जाना है, हमें मौसी के यहाँ छोड़ देना और हम दोनों मिल भी लेंगे। दीपक रावत खुश हो जाता है कि आज हमें लड़की बुलाई है मिलने के लिए, आज थोड़ा मैटर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दीपक रावत 8 बजे के आसपास अपने घर से बाइक निकालता है। बाइक निकालते वक्त उसकी मम्मी पूछती है तो वह बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दीपक रावत तो जाता है, उस लड़की को वहाँ से उसके घर से उठाता है, उसके मौसी के घर जा रहा था, तभी एक स्कूटी आता है और दीपक रावत जो गाड़ी चला रहा था वहाँ दोनों आसपास आते हैं। तो फिर वो स्कूटी भी रोकता है और दीपक रावत को रोकने के लिए बोलता है गाड़ी। दीपक रावत रोकता है। उसके बाद वह जो लड़की थी स्कूटी वालों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद दीपक रावत पूछता है कि तुम उसे प्रणाम कर रहे हो, ये कौन है। तो वह लड़की बोलती है कि मेरे मौसी के घर के पड़ोसी है और हमें रास्ता पता नहीं है, ये लोग रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। वह लड़की वही स्कूटी पर बैठ जाती है। दीपक रावत अकेले चल रहा था और वो स्कूटी पर 2-3 जन बैठे हुए थे। उसके बाद स्कूटी आगे आगे, दीपक रावत पीछे पीछे एक सुनसान जगह पर जाते हैं और स्कूटी रोक देते हैं। दीपक रावत को भी रुकने के लिए बोलते हैं। दीपक रावत चौंक जाता है कि हमें क्यों रुकने के लिए बोल रहे हैं और यहाँ पे क्यों रुक रहे सब। उसके बाद जैसे ही ये सब पूछता दीपक रावत, तैसे उसके सर पे एक डंडा पड़ता है। दीपक रावत को कुछ समझ में नहीं आता और वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद 5-6 मिनट तक दीपक रावत को इतना मारते हैं जब तक कि उसका सांस न रुक जाए। दीपक रावत अपने मौत का तमाशा देख रहा था और मरते मरते अपने बेवफा प्रेमी का अंजाम देख रहा था। दीपक रावत को 5 से 6 मिनट में मार दिया जाता है और वहीं बगल में एक नहर होता है, वहाँ लोग फेंक कर चले जाते हैं। जो लड़की थी वह अपने घर चली जाती है, लेकिन जो राजा शर्मा था वह वहाँ से कहीं फरार हो जाता है। और इधर घर वालों को जब दीपक रावत घर पे नहीं आता है तो घर वाले परेशान होते हैं और पुलिस में एफआईआर करवाते हैं। पुलिस जब लड़की को उठाती है उससे पूछताछ करके और जब यह कहानी सुनती है तो पुलिस को भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद पुलिस फिर राजा शर्मा को पकड़ने के तलाश में जुट जाती है। लेकिन फिर लड़की एक चीज़ और बताती है कि राजा शर्मा ही सिर्फ नहीं था, 2 लड़का और थे। पुलिस तो वो 2 लड़का गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन राजा शर्मा फरार है। अभी फ़िलहाल राजा शर्मा को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई है, लेकिन 2 लड़के को गिरफ्तार कर ली है और ये लड़की को। लड़की अभी नाबालिग है, 17 साल की है, इसे तो कानून सज़ा देगी नहीं, लेकिन 3 से 4 साल तक लड़की को जेल में सज़ा काटना पड़ेगा। उसके बाद लड़की फिर घर आएगी, समाज में गंदे कमेंट आएंगे, लड़की का जीवन बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए कोई शादी करना नहीं चाहेगा, अगर कोई कर लिया तो हमेशा बात बात पे मजाक उड़ाएगा और कभी कभी पीट भी दिया करेगा। इसलिए लड़की का भी जीवन खराब हो गया। लड़का तो दीपक रावत मर गया, उसका एक ही औलाद था, दीपक रावत एक ही था जो कि इस दुनिया में रहा नहीं। अब उनके घर वालों को यह सदमा कब तक सताएगा। यार इन लोग को जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए ताकि
दीपक रावत का आत्मा का शांति मिल सके। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।